साथियों आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आज का जो ये टॉपिक होगा उसमें हम ये जानेंगे कि बुद्ध का जो प्रव्रज्ञा का कारण था, यानी जो संन्यास लिए थे उसका मूल कारण क्या था, उसका असली सच क्या था। अभी तक हमको यही अपने किस्से कहानियों किताबों आदि में बताया जाता है और तमाम बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी यही बताया जाता है कि जो बुद्ध ने क्या किए थे कि अपने जो किशोरावस्था में उन्होंने 3 चीज़ें देखे थे कि एक रोगी को देखे थे, एक किसी मृत व्यक्ति को देखे थे और किसी एक सन्यासी को देखे थे। इन सभी तीनों जो दशाओं को, इन तीनों स्थितियों को देखकर उनके मन में एक वैराग्य उत्पन्न हुआ और जिसके कारण दुखी होकर उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। और तो साहब हमारे सामने एक प्रश्न यही आ उठता है, क्या बुद्ध ने अपने किशोरावस्था में अपने महल में किसी रोगी को नहीं देखे होंगे? अपने महल में क्या किसी को मरते हुए नहीं देखे होंगे? अपने महल में क्या किसी सन्यासी को आते हुए नहीं देखे होंगे? तो उन्होंने पहले ही क्यों संन्यास ग्रहण नहीं कर लिया कि अचानक वे 3 लोगों को देखते हैं उनके मन में संन्यास ग्रहण करने का विचार आ गया। तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके बारे में जो ये तीनों बातें कही जाती हैं कि उन्होंने ये 3 दृश्यों को देख कर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, वो बिल्कुल ही गलत है। तो आज हम के इस सीरीज में हम लोग यही जानेंगे कि वास्तव में उनके घर छोड़ने का, यानी उनके संन्यास ग्रहण करने का, प्रव्रज्ञा ग्रहण करने का असली सच क्या था। आज हम जानेंगे कि उसका असली सच क्या है। तो आप इस पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है क्योंकि ये कहानी बहुत ही रोचक होने जा रही है। तो आप इस पूरे वीडियो को धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखें और हम कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ पे थोड़े से कठिन शब्द आ जाए उसे हम आपके सामने व्याख्या करने में सफल हो पाए। तो आइए सीधे चलते हैं टॉपिक पे और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यह पूरी जानकारी हम डॉक्टर अंबेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनके धम्म से जानेंगे, जो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से लिखा था। हमारा उद्देश्य आडंबर और अंधविश्वास को दूर कर असली बौद्ध शिक्षा देना है। इसके बावजूद आपके कोई धार्मिक या सामाजिक आस्था को चोट पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी। कृपया धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। तो साथियों जैसा इसमें लिखा है कि संघ से संघर्ष। साथियों उसमें बुद्ध जो है शाक्यों का एक ग्रुप होता था, एक कमेटी होती थी, उसकी क्या थे ये संघ के, उसको संघ बोला जाता था। तो उसके ये मेंबर हुआ करते थे, वे सदस्य हुआ करते थे। कहा जाता है साहब कि सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बने 8 वर्ष बीत चुके थे। वह संघ का बड़ा ही वफादार और दृढ़ सदस्य था। जितनी दिलचस्पी उसे निजी मामलों में थी उतनी ही दिलचस्पी उसे संघ के मामलों में भी थी। उसकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो सिद्धार्थ के परिवार के लिए दुर्घटना बन गई और उसके अपने लिए जीवन मरण का प्रश्न। इस दुखांत प्रकरण का आरंभ इस प्रकार हुआ। शाक्यों के राज्य से सटा हुआ कोलियों का राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों की विभाजक रेखा थी। शाक्य और कोलीय दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था। रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग कौन करेगा, यह विवाद कभी कभी झगड़ों में परिणत हो जाता और झगड़े लड़ाइयों में। आप समझ लीजिए इसका कहने का अर्थ क्या है कि उस समय तत्कालीन परिस्थिति के हिसाब से देखा जाए तो उस समय एक नदी हुआ करती थी, रोहिणी नदी। उसके इस तरफ किनका राज्य था? शाक्यों का राज्य था। और इस तरफ किनका राज्य था? कोलियों का राज्य था। और इस नदी का पानी की वजह से ही इन दोनों राज्यों के बीच लड़ाइयाँ होती थी। एक तरफ शाक्य राज्य हुआ करता था, एक तरफ कोली राज्य। अब देखा जाए तो ये जो शाक्य राज्य था, ये कोली राज्य था, ये दोनों संबंधी ही थे। जो बुद्ध की माँ थी महामाया, वो इसी कोली वंश से ही संबंध रखती थी, इसी से वह संबंध रखती थी। लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच इसलिए भी लड़ाइयाँ हुआ करती थी कि ये जो नदी का पानी है, क्योंकि इसी नदी के पानी से इनके राज्य का पूरा भरण पोषण होता था। इनके यहाँ जो खेत वगैरह सिंचाई होती थी, जो पानी पीने की व्यवस्था होती थी, इसी नदी के द्वारा होता था। इनके यहाँ भी वही परिस्थिति रहा करती थी। तो साहब इसमें लड़ाइयाँ ये दोनों राज्य इसलिए किया करते थे कि इस पानी का जो है कौन कितना सबसे ज़्यादा यूज करेगा, इस पानी को कौन कब रोकेगा, कौन नहीं रोकेगा, इस पानी को जो है कितना ये पानी यूज करेगा, ये कितना इसका पानी यूज करेगा। तो इसके लिए इन दोनों राज्यों के बीच क्या होती थी? लड़ाइयाँ हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कहानी पे। तो जिस वर्ष सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की हुई, वह उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों में और कोलियों के नौकरों में बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने चोट खाई। जब शाक्यों और कोलियों को इसका पता लगा तो उन्होंने सोचा कि इस प्रश्न का युद्ध के द्वारा हमेशा के लिए निर्णय लिया जाए। शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने की बात पर विचार करने के लिए संघ का एक अधिवेशन बुलाया।
संघ के सदस्य को संबोधित करके सेनापति ने कहा, कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया, हमारे लोगों को पीछे हट जाना पड़ा। कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रमणात्मक कार्रवाइयाँ की हैं, हमने आज तक उन्हें सहन किया है। लेकिन यह इसी तरह नहीं चल सकता, यह रुकना चाहिए और इसे रोकने का एक ही तरीका है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। जो विरोध करना चाहें वे बोलें। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति ही होगी। इससे एक युद्ध की बीजारोपण हो जाएगा। जो किसी की हत्या करता है उसे कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता है। जो किसी को जीतता है उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल जाता है। जो किसी को लूटता है उसे कोई लूटने वाला मिल जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखी। मुझे ऐसा लगता है कि शाक्य को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन सा है। मैंने सुना है कि हमारे आदमियों ने भी ज्यादती की है। यदि ऐसा है तो हम भी निर्दोष नहीं हैं। सेनापति ने उत्तर दिया, यह ठीक है कि हमारे आदमियों ने पहल की थी, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि पहले पानी लेने का भी यह हमारी ही बारी थी। साथियों, अब थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। साथियों, कहा जाता है कि जब एक दिन क्या हुआ कि जो शाक्य राज्य के नौकर थे और जो कोली राज्य के नौकर थे, इन दोनों के बीच इसी पानी को लेकर एक अच्छी खासी लड़ाई हो गई। अब इस लड़ाई का जो है रूप बदल गया। तो अब जब ये लड़ाई कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई, जबकि इस लड़ाई की जो पहल किए थे जो शाक्य के नौकर थे, शाक्य गणराज्य के नौकर थे, यही लोग पहले कोली राज्य के नौकरों पर आक्रमण किए थे, लड़ाई झगड़ा किए थे। अब बात ये आ गई कि जो यहाँ का सेनापति था, यहाँ का शाक्य का, वो ये बोला कि ये रोज़ रोज़ की छोटी मोटी लड़ाइयाँ से हम त्रस्त आ गए हैं। एक काम करते हैं, किसी एक बड़ा युद्ध का चयन कर लेते हैं ताकि एक ही युद्ध में ये रोज़ रोज़ का झंझट हम ख़त्म ही कर दें। तो ये सेनापति ने प्रस्ताव सबके सामने रखा कि अब हमें एक युद्ध लड़ना चाहिए। तो जो शाक्यों का अधिवेशन होता था, शाक्यों के जो शाक्य के सदस्य होते थे, जिसमें बुद्ध भी उसके सदस्य थे, उन सभी की मीटिंग बुलाया गया और उसके सबके सामने ये जो सेनापति था प्रस्ताव रखा कि जो है अब युद्ध लड़ना चाहिए। तो उसके लिए बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध ने इसका समर्थन नहीं किया। बुद्ध ने बोला कि युद्ध क्या करता है, कहीं न कहीं वो दोनों पक्षों का नुकसान करता है और युद्ध से किसी का भला नहीं हो सकता। बुद्ध ने कहा कि एक काम करते हैं, पहले हम ये पूरी घटना हुई है कि जो दोनों तरफ से लड़ाइयाँ हुई हैं, इसके बारे में एक टीम गठित किया जाए। उसके बारे में लोगों को मतलब कि इसके बारे में पता लगाया जाए कि वास्तव में इसका कारण क्या है और मिलजुल कर एक अच्छा डिसीजन से जो है, एक अच्छे फैसले से इसका रोज़ रोज़ का जो है हम एक कोई डिसीजन लिए जाए। तो यानी युद्ध न किया जाए बल्कि मिलजुल कर एक कोई फैसला लिया जाए। इस तरीके से बुद्ध सबके सामने अपना प्रस्तावना रखते हैं और युद्ध का क्या करते हैं, वो विरोध करते हैं। कहा जाता है कि सेनापति ने उत्तर दिया, यह ठीक है कि हमारे आदमियों ने ही पहल की थी। यह याद रखना चाहिए कि पहले पानी लेने का भी यही हमारा ही बारी था। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा निर्दोष नहीं हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से 2 आदमी चुनें और कोलियों से भी कहा जाए कि वे भी अपने में से 2 आदमी चुनें और फिर यह चारों मिलकर एक 5वां आदमी चुनें। ये 5 आदमी मिलकर झगड़े का निपटारा कर देंगे। तो बुद्ध ने जो इसका सॉल्यूशन ये दिया कि ये जो शाक्य और कोली गणराज्य है, इसमें से 2 व्यक्ति को चुना जाए और इसमें से भी 2 व्यक्तियों को चुना जाए और ये दोनों मिलकर एक तीसरे व्यक्ति को चुना जाए। यानी ये इन 5 लोगों का एक टीम गठित किया जाए और ये लोग क्या करेंगे, इस पूरे मामले का जो है विश्लेषण करेंगे, पता लगाएंगे कि वास्तव में इसकी सच्चाई क्या है और ये पाँचों मिलकर कोई एक फैसला लें कि वास्तव में जो नदी का वर्षों से विवाद चला रहा है, इसको किसको कितना पानी दिया जाए, कब पानी दिया जाए, कौन कितना यूज कर सकता है, इन सब के बारे में ये 5 लोग मिलकर क्या करें, फैसला लें। तो इस तरीके से जो है बुद्ध ने प्रस्ताव रखा था, जिससे झगड़ा या युद्ध जैसी परिस्थिति न बने और सब स्वतः फैसला भी हो जाए। इस तरीके से बुद्ध ने अपना मत दिया था। कहते हैं कि प्रस्ताव
हाँ, अब कहते हैं कि ये पांचों आदमी मिलकर झगड़े का निपटारा कर दें। सिद्धार्थ गौतम ने प्रस्ताव में जो परिवर्तन सुझाया था उसका विधिवत समर्थन हो गया, किंतु सेनापति ने विरोध किया। कहा, मुझे निश्चय है कि जब तक कोलियों को कड़ा दंड नहीं दिया जाएगा तब तक उनका यह टंटा समाप्त नहीं होगा। प्रस्ताव और उसमें सुझाए हुए परिवर्तन पर मत लेने आवश्यक हो गए। पहले सिद्धार्थ के सुझाए परिवर्तन पर ही मत लिए गए। बहुत बड़े बहुमत से सिद्धार्थ का सुझाव अमान्य हो गया। इसके बाद सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर विरोध किया। उसने कहा कि मेरी प्रार्थना है कि संघ इस प्रस्ताव को स्वीकार न करे। शाक्य और कोली निकट संबंधी है, परस्पर एक दूसरे का नाश करने में बुद्धिमानी नहीं है। अब एक बार तो क्या हुआ कि जितने भी शाक्य अधिवेशन में लोग आए हुए थे, एक बार बुद्ध के प्रस्ताव से मान गए कि ठीक है, 5 लोगों को चुना जाए, ये लोग डिसीजन लेंगे अपना क्या सही है क्या गलत है। लेकिन सेनापति के बार बार उद्घोषण से कि युद्ध जरूरी है, युद्ध जरूरी है, और फिर पूरी तरीके से जो अधिवेशन में लोग बैठे थे उनका मत फिर से बदल गया और वो सभी जो है युद्ध के पक्ष में आ गए। लेकिन तब भी बुद्ध क्या करते थे, इसका लगातार विरोध करते रहे कि युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे दोनों पक्षों का विनाश होगा। ठीक, आगे कहते हैं सेनापति लेकिन बार बार उस समय एक ही बात पे जोर देता था कि युद्ध जरूरी है, युद्ध किया जाए, युद्ध किया जाए। कहते हैं कि सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम की स्थापना का सर्वथा विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई पराया अपना नहीं होता, राज्य के लिए उन्हें अपने सगे भाइयों से भी लड़ना ही चाहिए। वो सेनापति तर्क देते हुए कहता है कि युद्ध जरूरी है, युद्ध में कोई अपना पराया नहीं होता, बल्कि अपने सगे भाइयों से भी लड़ना चाहिए। ब्राह्मणों का धर्म है यज्ञ करना, क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, वैश्यों का धर्म है व्यापार करना और शूद्रों का धर्म है सेवा करना। हर किसी को अपना अपना धर्म निभाने में ही पुण्य है, यही शास्त्रों की आज्ञा है। सिद्धार्थ का उत्तर था, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, धर्म तो इस बात के हृदयंगम करने में है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, यह केवल अवैर से ही शांत हो सकता है। सेनापति बेसब्र हो उठा और बोला, इस दार्शनिक शास्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ का क्या विचार है। तदनुसार सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे और बड़े भारी बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया। साहब, कहा जाता है कि वो जो उस समय का सेनापति थे उसने तर्क दिया था कि ब्राह्मणों का काम होता है ज्ञान देना, क्षत्रियों का काम होता है युद्ध करना, वैश्य काम होता है व्यापार करना, शूद्र काम होता है सेवा करना। तो इस प्रकार उन्होंने ये सबको बता दिया कि जो क्षत्रिय का युद्ध लड़ना उसका जो है धर्म बनता है। तो बुद्ध ने बोला कि लेकिन धर्म का काम ही होता है शांति, युद्ध धर्म का अर्थ युद्ध नहीं होता, शांति होता है, तो ऐसा धर्म किस काम का। वे ये भी कहते हैं कि हाँ, वे कहते हैं कि जो अगर कोई बुराई है तो उसे बुराई से ख़त्म नहीं किया जा सकता, बुराई को हम प्रेम से ख़त्म कर सकते हैं, अपने अच्छाई से ख़त्म कर सकते हैं। यानी शत्रुता को शत्रुता से ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे दोस्ती, उसे मित्रता से ही ख़त्म किया जा सकता है। ये बुद्ध का तर्क था। कहते हैं कि इससे वो चिढ़कर वो बोला कि इस दार्शनिक जो उनका सेनापति था बोला कि इस दार्शनिक शास्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात एक, सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसे निश्चय करें कि संघ का क्या विचार है। और अंततः हुआ क्या कि जो होना था कि सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों को मत मांगे और बड़े भारी बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया। और प्रस्ताव में यही था कि युद्ध किया जाए। आगे क्या होता है आगे जानते हैं। दूसरे देश छोड़ जाने का सुझाव। अब जब ये निश्चय हो गया कि युद्ध इस बार होगा कोली वंशों से, तो दूसरे दिन फिर एक अधिवेशन बुलाया जाता है। उसमें ये तय किया जाता है कि सेनाएं कहाँ से आएंगी, पैसा वगैरह कहाँ से आएगी लड़ने के लिए। अब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की दूसरी सभा बुलाई। इसका उद्देश्य था कि उसके अनिवार्य सैनिक भर्ती के प्रस्ताव पर विचार हो। जब संघ एकत्र हुआ तो उसने प्रस्ताव किया कि उसे आज्ञा दी जाए कि वह 20 वर्ष और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक शाक्य के लिए कोलियों के विरुद्ध लड़ने के निमित्त सेना में भर्ती होना अनिवार्य होने की घोषणा करे। अब अगले दिन जब फिर मीटिंग होती है शाक्यों की, तो उसमें एक नियम के लिए सेनापति प्रस्ताव रखता है कि जो भी शाक्य में 20 से 50 वर्ष के युवक रहेंगे उन सभी को सेना में भर्ती होने के लिए अनिवार्य किया जाए कि वे जरूर सेना में भर्ती हो, जिससे कोलियों के खिलाफ एक संघर्ष, एक लड़ाई को वे जो है सफल बना सके। ऐसा सेनापति प्रस्ताव लाता है। साथ में दोनों पक्ष उपस्थित थे, वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था और वे भी जिन्होंने इनके विरुद्ध मत दिया था। तो उस मीटिंग में दोनों थे, एक जो युद्ध के खिलाफ थे, जो युद्ध के समर्थक में थे। जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी।
यह उनके पूर्व निश्चय का स्वाभाविक परिणाम था। लेकिन जिस अल्पमत ने उक्त निर्णय के विरुद्ध मत दिया था, उसके सामने एक कठिनाई थी। उसका समस्या बहुमत के आगे सर झुकाना अथवा नहीं झुकाना था। अल्पमत का निश्चय था कि बहुमत के आगे सिर न झुकाया जाए, इसलिए उन्होंने उस सभा में उपस्थित रहने का भी निर्णय किया था। दुर्भाग्य से किसी में यह साहस नहीं था कि यह बात खुलकर कह सके। कदाचित वे बहुमत का विरोध करने के परिणामों से परिचित थे। और साहब, लेकिन उस समय जितना भी लोग इस युद्ध के खिलाफ थे, उनके अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि वो इस प्रस्ताव का खुलकर विरोध कर सके, क्योंकि बहुमत के प्रस्ताव को ठुकराना, उसे स्वीकार न करना शाक्यों के उस विधान में एक बहुत ही कड़ा दंड देने का उस समय का एक प्रावधान था। आगे क्या होता है थोड़ा सा हम समझते हैं। आगे देखिए, हाँ, यहाँ पे जब सिद्धार्थ ने देखा, यानी बुद्ध ने जब देखा कि उसके समर्थक मौन है, तो वह उठ खड़ा हुआ। उसने संघ को संबोधित करके कहा, मित्रों, आप जो चाहे कर सकते हैं, आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा, मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा। तो इस तरह जब देखे भगवान बुद्ध कि उनकी जो भी युद्ध के खिलाफ था, वो सभी डर के मारे, दंड के डर के मारे चुप हैं। तो ये बुद्ध से रहा नहीं गया, वे खड़े हुए बोले कि मैं जो है आपके साथ जो बहुमत है, मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती की विरोध करूंगा और मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा, न ही आपकी सेना में मैं भाग लूँगा। सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा कि उस शपथ की याद करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम अपने दिए गए वचनों में से किसी एक का भी पालन न करोगे, तो तुम सार्वजनिक निंदा के भाजन बनोगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, निस्संदेह मैंने अपने तन मन धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि युद्ध शाक्यों के हित में है। शाक्यों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। सिद्धार्थ ने संघ को इस बात की याद दिलाई और सावधान किया कि कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक्य संघ बहुत कुछ कौशल नरेश के हाथ का खिलौना बन गया है। इसकी कल्पना करना आसान है कि यह युद्ध शाक्य संघ को और भी अधिक दुर्बल बना देगा, और इससे कौशल नरेश को एक और ऐसा अवसर मिल जाएगा कि वह शाक्य संघ के स्वातंत्र को और भी अधिक घटा दे। सेनापति को क्रोध आ गया। वह बोला, तुम्हारा यह भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम ना आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के सामने सिर झुकाना होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल नरेश की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी या देश से निकल जाने की सजा नहीं दे सकता, और यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल नरेश इसकी अनुमति नहीं देगा। लेकिन यह याद रखो, संघ तुम्हें दूसरे अनेक तरीकों से दंडित कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय कर सकता है, और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त कर सकता है, और इसके लिए संघ को कौशल नरेश की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके सेनापति बुद्ध को जो है डराता है, धमकाता है, बोलता है कि यदि तुम इस बात को स्वीकार नहीं करोगे, हमारे युद्ध में शामिल नहीं होगे, तो तुम्हें अनेक तरीकों से दंडित किया जा सकता है। संघ जो, यानी शाक्य संघ के जो अधिवेशन के जो मेंबर है, वो तुम्हें दंडित कर सकते हैं, तुम्हारे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर सकते हैं, तुम्हारे खेतों को जब्त कर सकते हैं, उसको छीन सकते हैं। इसलिए इसके लिए संघ को कौशल नरेश की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, और चाहे कौशल नरेश चाहे न चाहे, लेकिन संघ तुमको इस तरीके से दंडित कर सकता है। इस तरीके से बुद्ध को वे धमकाते हैं, उसका सेनापति धमकाते हैं। सिद्धार्थ ने समझ लिया, यदि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए वह तीनों बातों से एक का चुनाव कर सकता था। सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग ले सकता था, फांसी पर लटकना या देश से निकाल दिया जाना स्वीकार कर सकता था, अपने परिवार के लोगों को सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो सकता था। तो उस समय सिद्धार्थ के पास तीन रास्ते थे, या तो सेना में भर्ती हो जाए, या तो जो है वो देश निकाला, यानी वो उस राज्य को, जो उस समय का दंड हुआ करता था, यदि आप शाक्य संघ के निर्णय को नहीं मानेंगे, बहुमत के पक्ष में नहीं होगे, तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा। या वो देश निकाला को स्वीकार कर ले, या तीसरा कि अपने परिवार को जो है सामाजिक, अपने परिवार से जो अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार, उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो सकता था। तो वो अपने परिवार को दुख नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे तीसरे निर्णय को नहीं माने। वो युद्ध में भी भाग नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले निर्णय को भी नहीं माना। उन्होंने अंतिम में दूसरे निर्णय को ही अपनाया कि वो देश निकाला के लिए राजी हो गए, यानी वो देश, उस राज्य को छोड़ने के लिए राजी हो गए।
पहली बात, वह किसी भी हालात में स्वीकार नहीं कर सकता था कि वह इस विषय में दृढ़ था। तीसरी बात पर तो यह विचार तक नहीं कर सकता था। इस परिस्थिति में उसने सोचा कि दूसरी बात का ही सर्वाधिक सामान्य होगा। दूसरी बात यही थी कि फांसी पर लटकाना या देश से निकाला दिया जाना स्वीकार कर सकता था। यानी देश से निकलना, देश का त्याग, अपने देश का त्याग करना, यही वे स्वीकार किए थे। तदनुसार सिद्धार्थ ने संघ को संबोधित किया कि कृपया मेरे परिवार को दंडित न करे, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दे, उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन न करे। वे निर्दोष हैं, अपराधी मैं ही हूँ। मुझे अकेले ही अपने अपराध का दंड भोगने दे। चाहे आप मुझे फांसी पर लटका दे, चाहे देश से निकाल दे, चाहे आप दंड दे, मैं खुशी से इसे स्वीकार कर लूँगा और मैं इस बात का वचन देता हूँ कि मैं इसकी शिकायत कौशल नरेश से न करूँगा। कहते हैं कि हाँ, ये कहते हैं कि आगे सेनापति बोला, तुम्हारी बात मानना कठिन है, क्योंकि यदि तुम शिक्षा से भी मृत्यु अथवा देश निकालने का वर्ण करो तो भी कौशल नरेश को इसका पता लग ही जाएगा। वह निश्चय पूर्वक इसी परिणाम पर पहुंचेगा कि शाक्य संघ ने ही यह दंड दिया होगा। वह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। और सेनापति को ये डर लगता है, यदि इसे ऐसे ही देश निकालने का अगर यहाँ से हम आदेश दे देंगे तो जो कौशल नरेश हैं, जो इस पूरे शाक्य संघ को नियंत्रित करते हैं, तो कौशल नरेश यानी कौशल के राजाओं को पता चल जाएगा कि बुद्ध को जो है इस तरीके से उन्होंने सजा देकर उन्हें दंडित किया, उन्हें राज्य से निकाल दिया। तो इससे शाक्य संघ का जो शाक्य संघ था, यानी जो शाक्य कमेटी बनी थी, वो भी दंडित हो सकती है उस राजा के द्वारा। इसलिए बोलते हैं कि ये जो है, अगर हम तुम्हें ऐसे ही निकाल देंगे तो जो कौशल राजा है वह क्या करेगा, शाक्य संघ के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर देगा, जिससे हम लोग को दिक्कत हो जाएगी। यदि यह कठिनाई है तो मैं आसानी से एक उपाय सुझा सकता हूँ। सिद्धार्थ गौतम का उत्तर था, मैं परिव्राजक बन सकता हूँ और देश के बाहर चला जा सकता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही है। और कहते हैं इस तरीके जब बुद्ध ने देखे कि अगर मैं ऐसे ही इनके दंड को स्वीकार कर लूँगा, मैं ऐसे ही अगर इस राज्य से निकल जाऊँगा, तो कौशल नरेश क्या करेंगे, कौशल नरेश इस पूरे फिर शाक्य संघ को दंडित करेंगे। इसलिए शाक्य संघ को बचाने के लिए, इसको दंड से बचाने के लिए वो एक रास्ता सुझाते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, मैं परिव्राजक बन सकता हूँ, यानी मैं एक सन्यासी बन सकता हूँ। और सन्यासी बनकर राज्य से बाहर निकलना, राज्य को छोड़ना, यह किसी तरीके से जो है दंड वाली बात भी नहीं। लोगों को नज़र में ऐसा लगेगा कि मैंने खुद जो है खुद से सन्यासी ग्रहण किया, यानी मैं परिव्राजक बन सकता हूँ, जिससे कौशल नरेश को जो है इस बात को जो है पता भी नहीं चलेगा कि मैंने खुद से घर छोड़ा या राज्य छोड़ा, या जो है शाक्य संघ का ये आदेश था। इस तरीके से शाक्य संघ भी बच जाएगा और जो मुझे दंड मिला है कि मैं जो है इस राज्य को छोड़ दूँ, वो भी मैं क्या कर लूँगा, पालन कर सकूँगा। कहते हैं कि यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही है। सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा सुझाव है, किंतु उसे इसके कार्य रूप में परिणत होने में संदेह था। लेकिन उसे नहीं लगता था कि वो बुद्ध संन्यास ग्रहण कर लेगा। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता और पिता और पत्नी की अनुज्ञा के तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह भरकस अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा और कहा, मैं वचन देता हूँ कि चाहे अनुमति मिले चाहे न मिले, मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। और इस तरीके से वो पूरे जो है वो बोले, बुद्ध ने बोला पूरे सभा के सामने कि चाहे मुझे घर से अनुमति मिले कि न मिले संन्यास ग्रहण करने का, लेकिन मैं देश छोड़ने का वचन देता हूँ, मैं देश छोड़ दूंगा। और कहते हैं कि संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही इस विकट समस्या का सर्वश्रेष्ठ बल है। संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। सभा के सम्मुख जो कार्यक्रम था उसे समाप्त कर संघ विसर्जित होने को ही था कि एक तरुण शाक्य ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा, कृपया मेरी बात सुने, मैं कुछ महत्व की सूचनाएं देता हूँ। और इस तरीके से जब मीटिंग उनको ये सज़ा सुनाने के बाद कि उन्हें देश निकाला का ये सज़ा जब बुद्ध को मिल गया, तभी एक युवक वहाँ पे जो शाक्य ही था उसने खड़ा हुआ और सबके सामने एक और प्रस्ताव रखा। उसने बोला कि उसे बोलने की अनुमति मिली, तो उसने कहा कि मुझे तनिक संदेह नहीं कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और तुरंत देश के बाहर चला जाएगा। लेकिन एक बात है जिससे मैं थोड़ा चिंतित हूँ। वो कहता है कि मुझे ये पक्का भरोसा है कि सिद्धार्थ ये देश छोड़ ही देगा, लेकिन फिर भी मुझे एक चीज़ की चिंता है कि अब जबकि सिद्धार्थ की आंखों से अदृश्य हो जाएगा, तो क्या संघ का यही इरादा है कि कोलियों के विरुद्ध की घोषणा कर दी जाए? और वो कहता है कि जब बुद्ध चले जाएंगे तो क्या जो है सिद्धार्थ चला जाएगा, तो क्या
संघ का तब भी यही इरादा है कि वो कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करे, तब भी क्या कोलियों से साक की लड़ाई करेगा। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि संघ पुनः इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। कुछ भी तो हो, कौशल नरेश को सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले का तो पता लग ही जाएगा। यदि साक तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे तो कौशल नरेश समझ जाएगा कि सिद्धार्थ गौतम ने इसलिए देश का त्याग किया होगा क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने का विरोधी था। यह हमारे लिए अच्छा न होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध छेड़ देने के बीच कुछ समय तो यूं ही गुजार देना चाहिए, अन्यथा कौशल नरेश इन दोनों घटनाओं में संबंध स्थापित कर लेगा। संघ को लगा कि निश्चय से यह बात महत्वपूर्ण है, नीति की दृष्टि से यह मान ली गई है। इस प्रकार शाक्य संघ की यह दुखांत सभा समाप्त होती है और उस अल्पमत ने भी जो युद्ध का विरोधी था किंतु जिसमें अपनी बात साफ साफ कहने का साहस न था, संतोष की सांस ली। एक अत्यंत भयानक स्थिति से किसी न किसी तरह पार हो गए। तो साहब इस तरीके से उस तरुण युवक का जो प्रस्ताव था कि बुद्ध के चले जाने के बाद जो कोली वंश से युद्ध है वो कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि यदि आप तुरंत उसी समय बुद्ध चले भी जाते हैं उसी समय युद्ध भी हो जाता है। जो कौशल नरेश है, जो पूरे शाक्य संघ को नियंत्रित करता है, जो कौशल के राजा हैं, उनको पता चल जाएगा जरूर कहीं न कहीं बुद्ध जो है इसी लड़ाई की वजह से ही घर छोड़े हैं। तो कहीं न कहीं जो शाक्य सभा है उसको दंड मिल सकता है, उसको सज़ा मिल सकती है। इसलिए वो बोलता है कि कौशल नरेश के राजा को पता न चले, इसलिए युद्ध कुछ दिन बाद लड़ा जाए। इस तरीके से युद्ध कुछ दिन टाल दी जाती है। तो साहब मैंने यही देखा कि जो भी तक जो सिखाया हमको बताया जाता है कि बुद्ध का घर छोड़ने के लिए 3 जो दृश्य थे वे जिम्मेदार थे, जबकि ऐसा नहीं है। बुद्ध इसलिए ही जो अपना घर छोड़े थे संन्यास के लिए, वे अपने घर से गए थे, अपना घर द्वार छोड़े थे, क्योंकि वो जो है एक युद्ध को टालना चाहते थे। वो चाहते थे मुझे भले ही दुख मिल जाए, वो चाहते तो उस युद्ध में भागीदारी हो सकते हैं, उस युद्ध में शामिल हो सकते हैं और उन्हें काफ़ी मान सम्मान भी मिला। लेकिन वे इन सभी को जो है सभी की चिंता किए बिना, अपने मान सम्मान की चिंता किए, भले उन्हें कष्ट हो जाए। वो एक राजकुमार थे लेकिन अपने कष्टों को सब कुछ त्यागते हुए उन्होंने बोला कि युद्ध ये सही नहीं है। और इसके जब उन्होंने युद्ध के खिलाफ खड़े हुए तो इसके लिए उन्हें सज़ा के तौर पे क्या हुआ कि जो सभा थी उनको घर निकाला मिल गया, देश निकाला मिल गया, यानी उन्हें घर छोड़ने का आदेश मिल गया, देश छोड़ने का आदेश मिल गया, क्योंकि वे कहीं न कहीं सभा के नियमों, सभा के आदेशों का वे पालन नहीं कर रहे थे, कि युद्ध में शामिल नहीं हो रहे थे, जो सभा के आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे। इसलिए इसके दंड स्वरूप उन्हें ये आदेश दिया गया कि वे देश और राज्य छोड़कर निकल जाए। उन्होंने घर से निकलना स्वीकार किया लेकिन युद्ध में शामिल होना वे स्वीकार नहीं किए। इस तरीके से बुद्ध के घर छोड़ने का या परिव्रज्या ग्रहण करने का एक ही कारण था कि शाक्य और कोली राज्यों के बीच जो रोहिणी नदी को पानी के लेकर विवाद था, उसके हल स्वरूप उन्होंने घर छोड़ा कि युद्ध न हो, भले ही उन्हें चाहे अपना घर द्वार छोड़ना पड़े। इसलिए बुद्ध ने लोगों को बचाने, युद्ध को हमेशा हमेशा के लिए टालने के लिए, वे इस युद्ध का बहिष्कार करने के लिए, मानव क्षति का नुकसान हो इसका बहिष्कार करने के लिए वे जो है अपने घर को छोड़ देते हैं, परिव्रज्या ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम आज का सीरीज में जान गए हैं कि वास्तव में उनके घर की परिव्रज्या ग्रहण करने, संन्यास ग्रहण करने का जो असली सच था, असली कारण था, यह था कि वे जो है इस युद्ध को टालना चाहते थे। उनका घर छोड़ने का एक ही कारण था, रोहिणी नदी के पानी के लेकर जो शाक्य और कोली राज्य के बीच जो विवाद था, यही एक कारण था जिसके लिए बुद्ध ने जो है अपना घर द्वार छोड़ दिया। तो साथियों, हमें उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं ऐसे हम और वीडियो लाएं, ऐसे सच हम और आपके सामने लाएं, तो प्लीज़ हिम्मत देने के लिए सब्सक्राइब करिए। सुनने के लिए सभी का